तो मेरी आज की क्लास का जो टॉपिक है, बहुत प्रैक्टिकल और किसी भी बिज़नेस में बहुत ही ऑर्डिनरी वे में होने वाली चीज़ है, जो मैं आज आपके सामने कवर करने वाला हूँ। एक प्रैक्टिकल केस स्टडी मेरे पास आई है, उसी के हवाले में ये क्लास ले रहा हूँ। तो मैं आपको थोड़ा-सा आज की क्लास का जो टॉपिक है, उसकी थोड़ी-सी ओवरव्यू दे देता हूँ। उसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को देखेंगे, किस तरीके से हमें इसको प्रैक्टिकली हैंडल करना होता है। जब हम अपनी अकाउंटिंग लाइफ़ में जाएँगे, हमारे सामने ये चीज़ें हो सकती हैं। तो देखिए जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल सारा डमी डेटा पे काम करूँगा, तो आप खुद भी प्रैक्टिस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। मान लो मैं एक यूनिवर्सिटी में अकाउंटेंट हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मान लो। इस यूनिवर्सिटी में कई सारे प्रोफ़ेसर्स हैं, जो अपॉइंटेड हैं, बहुत सारे प्रोफ़ेसर अपॉइंटेड हैं। मान लो यहाँ पर एक नाम लिख देता हूँ, प्रोफ़ेसर अरुण शर्मा, ठीक है? अपना ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ये जो प्रोफ़ेसर्स होते हैं या जो यूनिवर्सिटी स्टाफ़ होता है, वो कई तरीके का एडवांस यूनिवर्सिटी से लेता है। यूनिवर्सिटी से पहले एडवांस ले लेता है। पहला रीज़न होता है कि आपने एडवांस लिया अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए, यानी सैलरी के रूप में एडवांस लिया, सैलरी के अगेंस्ट में। माना कि आपकी महीने की सैलरी 1 लाख रुपए है और आपने 4 लाख रुपए एडवांस में ले लिए यूनिवर्सिटी से, और अब आप उस 4 लाख को एडजस्ट करवा रहे हो किसके साथ? सैलरी के साथ। यानी वो जो पहली तरीके का एडवांस होता है, वो आपकी सैलरी इनकम से एडजस्ट होगा। दूसरा जो एडवांस होता है, वो आप एलटीए के लिए लेते हो। जैसे ज़्यादातर केसेज़ में हर 3 साल में, 4 साल में यूनिवर्सिटी आपको ये मौका देती है कि आप इंडिया के किसी भी हिस्से में जाओ, घूमने जाओ, और वहाँ पर आपका जो भी खर्चा होगा, आपको उसके बिल लाके सबमिट करने, यूनिवर्सिटी रीइम्बर्स कर देती है उस पैसे को। इसे कहते हैं लीव ट्रैवल अलाउंस। तो एलटीए जो होता है, ये फैसिलिटी आपकी एम्प्लॉयर आपको देता है। तो इसके अगेंस्ट में आप एडवांस लेते हो। जैसे कई सारे लोग क्या करते हैं, एडवांस ले जाते हैं और फिर बिल लाके सबमिट करते हैं, और अगर एडिशनल रिक्वायरमेंट है, तो वो उस वक़्त बिल सबमिट करते हो तो और पैसा ले लेते हैं, और अगर बैलेंस बच गया, तो वो पैसा उस यूनिवर्सिटी के अकाउंटेंट को हैंडओवर कर देते हैं बिल के साथ। तो इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, ये कॉन्सेप्ट भी होता है एडवांस एडजस्टमेंट का। यानी एडवांस किन-किन वजह से लिया जाता है, उस पे हम बातें कर रहे हैं। और जो तीसरा और महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ क्या करती है, ये जो प्रोफ़ेसर्स होते हैं या जो अपने एम्प्लॉइज़ होते हैं, इनको मार्केट में सेमिनार या कैंपस सेमिनार के लिए भेजती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लो एक यूनिवर्सिटी है, मान लो बड़ौदा बेस्ड यूनिवर्सिटी गुजरात की, उन्होंने एक प्रोफ़ेसर को उदयपुर भेजा है कि आप राजस्थान में जाओ, उदयपुर में 7 दिन रहो, वहाँ के सारे कॉलेजेस में जाओ या वहाँ के स्कूलों में जाओ, वहाँ पर आप हॉस्टल्स में जाओ और बच्चों को हमारी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ के बारे में बताइए। फिर वहाँ से आप कोटा चले जाना, वहाँ से आप जोधपुर चले जाना, वहाँ से आप जयपुर चले जाना, वहाँ से आप अजमेर चले जाना, 1.5 महीने का प्लान बना के दे दिया। तो अब 1.5 महीने का प्लान बना के दे दिया, तो 1.5 महीने का ऑब्वियस सी बात है, बंदा जाएगा, आएगा, तो उसकी अ, कन्वेंस कॉस्ट होगी, वो फूड और अकोमोडेशन कॉस्ट होगी। तो उस केस में क्या होता है कि वो यूनिवर्सिटी से एडवांस ले लेता है स्टाफ, और एडवांस लेके वो यूनिवर्सिटी पर्पज़ से मार्केटिंग टूर करता है, और फिर मार्केटिंग के सारे खर्चे लाके सबमिट करता है यूनिवर्सिटी को, और यूनिवर्सिटी को जब खर्चे सबमिट करता है, तो मान लो यूनिवर्सिटी ने उसको 2 लाख रुपए दिए। आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सिटी, लेकिन ये एग्जांपल आपका स्कूल पे भी एप्लीकेबल हो सकता है, कॉलेज पे भी एप्लीकेबल हो सकता है, यूनिवर्सिटी पे भी एप्लीकेबल हो सकता है, और आपके किसी भी बिज़नेस पे भी एप्लीकेबल हो सकता है। मतलब ये आप समझिए, आप किसी भी बिज़नेस में चीज़ें हो सकती हैं कि स्टाफ क्या ले गया, एडवांस ले गया, और वो एडवांस का आगे जाके आपको एडजस्टमेंट इन वजहों से करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर वो एक्सपेंसेस के अगेंस्ट में एडवांस का एडजस्टमेंट करना होगा, और वो जो एक्सपेंसेस के साथ हम एडजस्ट करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट आज की इस क्लास में मैं आपको कवर अप कराने वाला हूँ। तो वेरी प्रैक्टिकल टॉपिक, आपको ये तीनों लॉजिक यहाँ पर प्रैक्टिकली समझने होंगे कि इसको किस तरीके से हम हैंडल करेंगे अपनी अकाउंटिंग के अंदर। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सैलरी का, कि सैलरी के अगेंस्ट में एडवांस अगर कोई भी
स्टाफ आपका ले जाता है, तो उसको आप कैसे हैंडल करने वाले हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल वैसे ही खुद को ले लिया है कि भाई मैं यूनिवर्सिटी का क्या हूँ, एम्प्लॉई हूँ। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे कि जब एडवांस ले रहा है बंदा, तो आप उसका अकाउंट डेबिट करेंगे अपनी बुक में, ठीक है। तो जैसे उसका अकाउंट आपने डेबिट कर देना है। पहली एंट्री ये होगी, जब भी वो एडवांस लेगा तो वो व्यक्ति, वो स्टाफ का आप लेजर बनाएंगे, और आपने जो उसको एडवांस दिया, मान लो 50,000 रुपये एडवांस दिया, तो आपका खुद का एक बैंक होगा, उससे आपने एडवांस दिया होगा, तो ये आप एडवांस की एंट्री अपनी बुक्स में चढ़ाएंगे, ठीक है। ये पहली एंट्री होगी। अब आगे जाके हर महीने उसकी जो सैलरी बन रही है, मान लो आप अगले 2 महीने की सैलरी में आप इसको 25-25 हज़ार करके वो बंदा क्या करवाएगा, एडजस्ट करवाएगा। तो ऐसे केस में जब उसकी सैलरी बनेगी, तो आपकी बुक में सैलरी अकाउंट आपने ओपन किया होगा। तो जैसे सैलरी मान लो बंदे की 1 लाख रुपए है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू, अब जो एडवांस, देखिए आप सैलरी पेएबल करोगे उसको, ठीक है। ये टू अरुण शर्मा 1 लाख से, ये आपकी जर्नल एंट्री होने वाली है, सैलरी ड्यू की एंट्री होने वाली है। और जो तीसरा केस होगा इसमें, जहां पर आप रेस्ट ऑफ द अमाउंट सामने वाले को पे करोगे, तब आप उसको डेबिट मारोगे पार्टी को, पार्टी मतलब आपका जो एम्प्लॉय है उसको, ठीक है। और कितना अमाउंट पे करोगे, देखिए 25,000 एडजस्ट करना है आपको, ठीक है। तो 1 लाख में से 25,000 एडजस्ट करना है। तो आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, देखिए आपने उसका अकाउंट पहले ही ऑलरेडी 50,000 से क्या मार रखा है, डेबिट कर रखा है। अब 50 में से आपको 25 एडजस्ट करने हैं, तो यहाँ पर आप 75,000 से उसका अकाउंट डेबिट करो, 75,000 और टू बैंक कर दोगे। अब ये पूरा ट्रीटमेंट कैसे होगा, इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। हमने एम्प्लॉय का अकाउंट ओपन किया है, एक तरीका तो ये कि आपने एम्प्लॉय का अकाउंट ओपन किया है, पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि अगर आप एम्प्लॉय का अकाउंट ओपन नहीं करते हैं, तो उस केस में आप अकाउंटिंग कैसे चलाएंगे। मैं दोनों ही तरीके बताऊंगा। ये पहला तरीका है, फर्स्ट पैटर्न। अब हम सेकंड पैटर्न पर चलते हैं। सेकंड पैटर्न में क्या होगा कि आपको एम्प्लॉय का अकाउंट नहीं बना के एडवांस सैलरी का एक अकाउंट बना लो, क्योंकि अगर आप एम्प्लॉय के अकाउंट बनाने लगोगे तो कितने का बनाओगे आप, तो एडवांस सैलरी, जब भी आप दे रहे हो तो आप एडवांस सैलरी अकाउंट डेबिट करो और टू बैंक कर दो। गॉट इट। पहली एंट्री जब भी एडवांस दोगे। दूसरी एंट्री, जब आपने उसको सैलरी का पेमेंट करना है, तो आप क्या करोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट 1 लाख से पेमेंट करना है, 1 लाख, और इसे आप सैलरी पेएबल में ट्रांसफर कर दो। पहले तो आप एक कॉमन लेजर बनाते हो सैलरी पेएबल का, ये 1 लाख, और टू, टू में आप यहाँ पर, सॉरी टू नहीं आएगा, ये आपकी ड्यू की एंट्री हो जाने वाली है, ठीक है। सैलरी पेएबल अकाउंट आपका दूसरी एंट्री में क्रेडिट हो जाना है। और जो तीसरी एंट्री होगी, जिसमें अब आप वो सैलरी का पेमेंट करने जाओगे, सैलरी पेएबल अकाउंट डेबिट 1 लाख से, इसमें आप वो एडवांस सैलरी को एडजस्ट कर दोगे। तो एडवांस सैलरी का अकाउंट यहाँ पर आपका क्या हो जाना है, एडजस्ट होगा, लेकिन सिर्फ 25,000 से एडजस्ट होगा, क्योंकि आप वो एडवांस को 2 टुकड़ों में एडजस्ट करने वाले हो, और टू आपका बैंक हो जाएगा 75,000 रुपये से। मैं आपको दोनों ही पैटर्न पर अकाउंटिंग करके बताऊंगा कि आप दोनों तरीके से कैसे इस मामले को हैंडल करेंगे। ये हम पहला केस ले रहे हैं एडवांस का, वेरी फर्स्ट केस, ठीक है। या तो आप पहले पैटर्न पर चलो, जहां पर आपने जिसको भी एडवांस दिया उसका अकाउंट ओपन करके काम करो, या फिर आप दूसरे पैटर्न पे चलो जो कि कॉमन पैटर्न होता है। क्योंकि अब आपका, आप पहले पैटर्न पे चलने का सवाल जब मतलब होगा, तो आप बोलोगे सर उसमें तो एम्प्लॉइज सैकड़ों या हजारों की तादाद में, तो हम किन किन का अकाउंट अपनी बुक्स में खोलेंगे। अगर ये क्वेश्चन मार्क आता है, तो फिर आप दूसरे पैटर्न पे चल सकते हो। दूसरे पैटर्न में फिर आपको इस्तेमाल करना होता है कॉस्ट सेंटर का यूज करना पड़ेगा, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी का यूज। तो मैं दोनों ही पैटर्न पर आपको ये सैलरी एडजस्टमेंट बताऊंगा, एडवांस प्लस सैलरी एडजस्टमेंट।
फिर हम सेकंड टॉपिक पकड़ेंगे एलटीए वाला, और फिर हम एक्सपेंसेस वाला टॉपिक पकड़ेंगे। सो वेरी प्रैक्टिकल। हम लोग, चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम एक कंपनी बना लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से, इसलिए आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो इसका। जैसे मैंने यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, ठीक है। एड्रेस डाल दो, आप कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह डाल दो। जैसे मैं राजस्थान नहीं ले रहा हूँ, मेरा खुद का नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और सेव कर देते हैं, फाइनेंशियल ईयर 25-26 लेते हुए हम सेव कर देते हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा आउट ऑफ जीएसटी कॉन्सेप्ट पे देखेंगे। हम सैलरी पे वैसे भी जीएसटी का एप्लीकेबिलिटी नहीं होता, तो उस केस में आपको यहाँ पर बस ये ध्यान रखना आपको क्या क्या चीजें चाहिए होगी। पहला केस देख रहे हो आप, दिस इज वेरी फर्स्ट केस। तो यहाँ पर आपको एक तो मेंटेन अकाउंट चाहिए, बिलवाइज एंट्री चाहिए, कॉस्ट सेंटर नहीं चाहिए, इन्वेंट्री नहीं चाहिए, क्योंकि ये मामले में अभी अपने को इन्वेंट्री नहीं चाहिए और जीएसटी वगैरह अभी हमें नहीं चाहिए। तो ये सेटिंग जो होती है ना F11, वो केस टू केस बदलती है, बिजनेस टू बिजनेस बदलती है। आपने अपनी अकाउंटिंग में क्या क्या चीजों को इन्वॉल्व करना, उसके अनुसार यस नो होती है। तो अभी मेरे को जो जिस तरीके की अकाउंटिंग करनी, तो मेरे को सिर्फ दो ऑप्शन की जरूरत है। कौन कौन से? मेंटेन अकाउंट्स, ये तो हमेशा ही यस रहेगा। अच्छा, टैली सॉफ्टवेयर खरीद रहे हो और ये ऑप्शन तो नो रहेगा ही नहीं। ये ऑप्शन नो रहने वाला टैली क्यों खरीदेगा? अकाउंटिंग करने के लिए तो टैली का यूज हो रहा है। और बिल वाइज एंट्री हम इसलिए यस कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ एडजस्टमेंट दिखाने पड़ेंगे, तो इसलिए हम बिल वाइज एंट्रीज को यहाँ पर यस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम इसको सेव कर देते हैं। अब क्या करना है सर? अब देखिए, आप अपने एंट्रीज करते चलो, ठीक है। जैसे पहली एंट्री आपकी, अब मैं यहाँ पर लिखता भी चलता हूँ ताकि आप प्रैक्टिकल खुद भी कर सको। जो पहली एंट्री है जहां पर आपने एडवांस दिया, ये एडवांस की एंट्री है, ठीक है। ये एडवांस गिवन, ये एंट्री आपकी पेमेंट में होने वाली है, क्योंकि पैसा जा रहा है। पेमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है? F5। तो चलिए हम पेमेंट में एंट्री करते हैं। दिस इज पेमेंट। अब माना कि अभी जैसे महीना है आपका, कौन सा महीना चल रहा है? जनवरी 2026। तो आज की तारीख ले लेता हूँ 7 जनवरी 26, ठीक है, 2026 को आपने पार्टी को, कोई पार्टी आपसे एडवांस लेगी। पार्टी मतलब कोई कस्टमर, सॉरी आपका एम्प्लॉयर, आपका एम्प्लॉय जो आपके यहाँ नौकरी करता है। तो आप यहाँ क्रिएट कर रहे हो उसका लेजर। ऐसे आपने अपने उस एम्प्लॉय का लेजर बना लेना है। अब सवाल यह आएगा कि वो क्या है आपके लिए यहाँ पर। सवाल यह आएगा कि वो यहाँ पर आपके लिए क्या, किस भूमिका में है। हमेशा ध्यान देना, अगर एम्प्लॉयज को हमें सैलरी देनी पड़ती है, तो इसका मतलब तो ये हुआ है कि हर महीने सैलरी उसके नाम पर क्या होती है? ड्यू होती है, और फिर हम उसको पेमेंट करते हैं। तो ऐसे केस में वो हमारे लिए लाइबिलिटी, हमारे लिए वो क्रेडिटर की भूमिका में, जिसको हमें पे करना है। जिसको हमेशा एक्सपेंस ड्यू होता है, वो आपका क्रेडिटर होता है। तो आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं? आप इसका ग्रुप क्या डाल दें? क्रेडिटर डाल दें, ठीक है। ये आपसे मांगेगा। यहाँ उल्टा हो रहा है कि आप इससे पहले मांग रहे हो, क्योंकि वो एडवांस ले रहा है। यहाँ उल्टा हो रहा है, लेकिन पिक्चर हमेशा क्या बनेगी कि हर महीने जब सैलरी ड्यू होगी तो वो हमारा क्रेडिटर बन जाएगा, जब तक हम उसको पे नहीं करते हैं। और बिल बाई बिल को यस रखना है आपको यहाँ पर, ठीक है। और आप इसको सेव कर दीजिए। अभी हम इसको सेव कर देते हैं। नाउ कितना एडवांस ले रहा है साहब? 50,000 रुपये एडवांस ले रहा है। क्रेडिटेड डेबिट हो रहा है, इसका मतलब वो आपकी लाइबिलिटी नहीं है, उसका रोल उल्टा हो गया है, आप उससे पैसे मांग रहे हो। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एआर की क्लास ले रहा था, तब भी बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि डेटर के बैलेंस नेगेटिव ना हो। ये जरूरी नहीं है कि क्रेडिटर के बैलेंस नेगेटिव ना हो। ऐसा हो सकता है अगर आपने उनसे कोई एडवांस रिसीव किया है, तो वो आपकी लाइबिलिटी बन जाएंगे। वो एसेट है उसके बावजूद लाइबिलिटी बन जाएंगे। और अगर आपने उनको एडवांस दिया है, तो लाइबिलिटी होने के बावजूद आपकी क्या बन जाएंगे? एसेट बन जाएंगे। उस केस में वो बिल्कुल विपरीत रोल प्ले करेंगे। तो यहां पर आप 50,000 रुपए दे दो और ये बिल रेफरेंस में आप क्या बता दो? एडवांस बता दो। और यहाँ पर आप, जैसे आपने ये बिल रेफरेंस डाल दिया एडीवी मान लो 01, इसने बंदे ने एडवांस लिया तो आपने यहाँ लिख दिया एडीवी 01, ठीक है। तो ये आप हमेशा ध्यान देना, बिल रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल रेफरेंस में आपने एडीवी 01 डाल दिया। गॉट इट? और कुछ भी नहीं करना है। आपका जो भी बैंक अकाउंट है, जैसे मान लो मेरा अकाउंट एसबीआई में है,
ठीक है, तो मैंने अपना SBI बैंक से पेमेंट करना है, तो ये बैंक अकाउंट आप एक लेजर बना लो। ठीक है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह सब डाल दो। प्रैक्टिकल लाइफ में तो आप डालोगी, ऑब्वियस सी बात है। ये पेमेंट आप दिखा रहे हो उसको, और आप इसको सेव कर दो। जैसे मान लो यहाँ पर आप चेक नंबर भी डाल दो, ऐसा ये चेक नंबर। ठीक है, सेव कर दो। दिस इज एडवांस गिवन टू एम्प्लॉय। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हो अगेंस्ट सैलरी। दिस इज द वेरी फर्स्ट ट्रांजेक्शन जब आप इस पैटर्न पर काम करते हैं। सेव। नाउ सेकंड पॉइंट, ऑब्वियस सी बात है कि ये आपसे आज 50,000 रुपये ले गया। अब महीना ड्यू हुआ, ये जनवरी महीना, 31 जनवरी के दिन उस बंदे की क्या बन गई, 1 लाख की सैलरी बन गई। लेकिन उसने एडवांस लेते वक्त ये बोला था कि सर, आप अकाउंटेंट को बोला था कि आप मेरी ये जो 50,000 का एडवांस है, अगले 2 महीने की सैलरी में एडजस्ट करना, 25-25 हजार कर, एक साथ पूरी 50 मत करना। तो ऐसे केस में 31 जनवरी को सैलरी ड्यू हो जाएगी, तो आप 31 जनवरी को क्या एंट्री पास करेंगे? सैलरी ड्यू की एंट्री करेंगे हम जर्नल में। कोई भी खर्चा जब ड्यू होता है तो आप F7 में एंट्री पास करते हैं, जर्नल में, याद रखिएगा। तो ये एंट्री आप किस में करेंगे? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सैलरी ड्यू। ठीक है, F7। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप एक लेजर बना लोगे सैलरी का। ठीक है, सैलरी आपके लिए खर्चा है, सैलरी एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सैलरी एक्सपेंस क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, सेव कर दो। GST का तो मामला है नहीं अभी जो हम एग्जांपल पकड़ रहे हो उसमें। अच्छा, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, ये सब आपकी एजुकेशन आपको जो दे रहे हैं वो वैसे ही GST में एग्जम्प्टेड है। उस केस में उन पर कोई GST का कुछ बनता नहीं है, और सैलरी पे वैसे भी नहीं बनता। ये किसी भी इंडस्ट्री में एग्जाम्पल सेम टू सेम ही चलने वाला है। सैलरी 1 लाख की ड्यू हो रही है साहब उस बंदे को। अगर आप बंदे टू बंदे चल रहे हैं, मतलब एक एक व्यक्ति का कर रहे हो तो ऐसे चलेगा। लेकिन एक एक व्यक्ति का थोड़ी करेंगे हम। यूनिवर्सिटी में कितने लोग हैं, कितने स्टाफ है, तो आप तो उसकी कंसोलिडेटेड एंट्री करते हो। तो वो सेकंड एग्जाम्पल जो हम देखेंगे उसमें हम बात करेंगे इसको, इस एग्जाम्पल में, कि उसको कैसे चलाना। फिलहाल में आप ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू दैट पार्टी। तो ये जो पार्टी है, यानी जिसको आप ये सैलरी ड्यू कर रहे हो, जैसे ही ये लोगे, ये यहाँ पर आपसे बिल रेफरेंस पूछेगा। क्या पूछेगा? बिल रेफरेंस पूछेगा। तो आपको यहाँ बिल रेफरेंस में न्यू रेफरेंस लेना है। भाई सैलरी ड्यू हो रही है तो एक तो नया मामला है ये तो। ठीक है, तो ये आप ये ध्यान देना, यहाँ पर आप न्यू रेफरेंस ले लेंगे। यहाँ आपने एडवांस लिया था, यहाँ न्यू रेफरेंस। ठीक है, ये एडवांस लिया था यहाँ पर मामला, ये न्यू रेफरेंस। बट इट आपने यहाँ पर जो भी आप इसका बिल नंबर देना चाहो वो दे सकते हो। जैसे मान लो मैं बिल नंबर SAL01 डालना चाहता हूँ, मान लो मैंने ये लिख दिया SAL01, ये बिल नंबर हो गया। मैं सेव कर देता हूँ। दिस इज सैलरी ड्यू, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ सैलरी ड्यू फॉर जनवरी 2026 मंथ। अगला मामला देखिए आप। अगला मामला क्या हो रहा है, जहां पर आपने उसको 1 लाख का पेमेंट करते वक्त 25,000 रुपये काट लिए एडवांस। ध्यान देना। अब सर, इसमें आपने एडवांस के जो 25 काटे वो एडवांस दिखाया क्यों नहीं? क्योंकि हमने जब एडवांस दिया था तब भी एडवांस वर्ड यूज नहीं किया था, तो हमने वो एडवांस का लेजर बनाया ही नहीं। हमने डायरेक्ट पार्टी लेजर बना रखा है, व्यक्ति का लेजर बना रखा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 75,000 देते वक्त क्या करना है, ये एंट्री बहुत मायने रखेगी। ये एंट्री होगी पेमेंट में। तो ये यहाँ पर ये एंट्री होने वाली है सैलरी पेमेंट की, F5 में। ठीक है, तो अब आप देखिए। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ आपको, बाहर निकलते हैं यहाँ से। डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट आउटस्टैंडिंग और रिसीवेबल, DSOR। तो सॉफ्टवेयर हमें ये बता रहा है कि ये पैसा हमारा आने वाला है, 50,000 रुपए जो हमने एडवांस दिया हुआ किसी पार्टी।
और अगर मैं यहाँ से बाहर निकलकर पेएबल में जाता हूँ तो सॉफ्टवेयर हमें ये बता रहा है कि ये पैसा हमें पे करना है, पेंडिंग है हमारा। 1 लाख हमें देने हैं सैलरी के और 50,000 हमें लेने एडवांस के जो हमने देखे हैं। तो एक चीज़ आपकी रिसीवेबल में दिखेगी, एक चीज़ आपकी पेएबल में दिखेगी। अब आप जो एंट्री पास करने वाले हो उसमें से रिसीवेबल में जो 50 दिख रहा है वो 25 हो जाएगा, क्योंकि 25 आप एडजस्ट कर दोगे और यहाँ जो 1 लाख दिख रहा है वो 0 हो जाना चाहिए। सर ये कैसे करोगे आप? चलिए बताता हूँ। वाउचर, पेमेंट और ये पार्टी, ठीक है? जिसको आप पेमेंट करने जा रहे हो। यहाँ आप करोगे 75,000। अगेंस्ट रेफरेंस में आपको क्या करना है? 50,000 में से 25 एडजस्ट करना है एक तो ये 25 यहाँ आप कर दोगे एडजस्ट, क्रेडिट और वापस अगेंस्ट रेफरेंस लेना है और इस 1 लाख को पूरा एडजस्ट कर देना है, डेबिट करना है 1 लाख से, ये एडजस्टमेंट हो जाएगा आपका नेट 75,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप इस तरह से अकाउंटिंग करते हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 50,000 में से 25 एडजस्ट कर रहे हो और वो 1 लाख का बिल पूरा एडजस्ट कर रहे हो जो अभी आप उससे उसको आपको पे करना है, राइट? सो ये आपका मामला हो गया। अब टू बैंक करिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका क्या हो जाएगा? अभी जो आपने जो भी पेमेंट किया, जो भी बिल था आपका, जैसे ये इंस्ट्रूमेंट नंबर हो गया, चेक नंबर, और यहाँ आप लिख दो सैलरी, सैलरी पेमेंट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस। ये 3 एंट्रियाँ होगी आपकी। अच्छा, एंट्रियाँ तो नॉर्मल सी दिख रही है, लेकिन एंट्रियों के प्रभाव ज़्यादा बड़े हैं। कैसे सर बताओ? मैं बताता हूँ। जब आप ये एंट्री करा डिस्प्ले स्टैट्यूटरी सॉरी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग और अब आप रिसीवेबल में जाओ, अब 25 रह गया। अब आपका पूरा 50,000 रुपए का एडवांस नहीं रहा बल्कि 25 का रह गया और अगर आप पेएबल में जाओगे 0 हो गया एडजस्टमेंट। और अगर आप अब अपने बैलेंस शीट में जाके चेक करोगे तो आपका 25,000 रुपए से वो क्रेडिटर में दिखेगा। 25,000 से ये अमाउंट आपका डेबिट दिख रहा है, मतलब माइनस में दिख रहा है। क्रेडिटर अगर डेबिट दिख रहा है मतलब माइनस, मतलब अभी भी आप उससे 25,000 मांग रहे हो, जो अब अगले महीने की सैलरी के साथ क्या होगा? एडजस्ट होगा। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? और टोटल अभी तक आप 1,25 चुका चुके हो। 50 एडवांस दिया था और 75 आपने सैलरी दी थी। 1,25 आपकी बैंक से चला गया था, 1,25 बैंक में नेगेटिव दिख रहा है क्योंकि था नहीं और आपने पेमेंट कर दी। और सैलरी आपकी कितने से दिख रही है साहब? सैलरी आपकी 1 लाख से दिख रही है, जो कि एक ही है। तो ये है प्रॉपर अकाउंटिंग फॉर द वेरी फर्स्ट केस, एडवांस, पहला केस। इसी को आप दूसरे केस से भी चला सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगली क्लास का। आज हमने सैलरी एडवांस का पहला तरीका यहाँ पर देखा है। दूसरा तरीका जिसमें हम कॉस्ट सेंटर और कैटेगरी का इस्तेमाल करेंगे, वो हम वेरी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।